बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बेसिकली ये वर्ड इन्फ्लेम से लिया गया है। तो और इन्फ्लेम का क्या मतलब होता है उर्दू में? जलना। ठीक है ना। एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारी मेडिकल में जिस वर्ड के आखिर में शन आ जाए, मतलब TION, वो प्रोसेस एक सीरीज़ में होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, वो किस में होता है? एक सीरीज़ में होता है। तो इन्फ्लेमेशन भी एक सीरीज़ में होने वाला प्रोसेस है। अब हम इसकी जो है ना वो पैथोलॉजी में डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो कहता है कि इन्फ्लेमेशन इज़ आवर बॉडी रिस्पॉन्स टू डैमेज। ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन बेसिकली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। ऐसे नहीं है कि बॉडी जो है ना वो खुद ब खुद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर दे, बल्कि ये एक डैमेज को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है ना हमारे पास बॉडी इन्फ्लेमेशन करती है। अच्छा, अब रिस्पॉन्स किस लिए शो करती है बॉडी? ताकि ये जो डैमेज हुआ है ना, इसको या तो हम मिनिमाइज़ कर सकें, या क्या कर सकें, या उसको रिपेयर कर सकें। ठीक है ना। अब मिनिमाइज़ या रिपेयरिंग किसके लिए होती है? वो होती है हमारे पास वाउंड हीलिंग के लिए। सबसे पहले हमने इन्फ्लेमेशन का लफ्ज़ी मतलब देखा कि ये जो है ना वर्ड इन्फ्लेम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जलना। यानी कि इंग्लिश में इसका वो लफ्ज़ी मतलब हो गया। अब हमने क्योंकि पैथोलॉजी में इसको देखना है ना, तो ये हमारे पास बॉडी का रिस्पॉन्स है किस चीज़ को? डैमेज को। ताकि डैमेज को या तो मिनिमाइज़ किया जा सके या उसको रिपेयर किया जा सके। ठीक है ना। फॉर वाउंड हीलिंग मकसद क्या होता है कि उस जगह को हील किया जा सके, उस जगह को जो है ना वो रिपेयर किया जा सके। अब हम देखते हैं कि हाँ, ये डैमेज है ना, ये क्या है? डैमेज बेसिकली ये इसका जो उर्दू में मतलब होता है वो है नुकसान। कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी इंटरनल पार्टिकल जो क्या करे? इन्फ्लेमेशन की वजह बने। अब ये जो है ना कोई फिज़िकल ट्रॉमा हो सकता है, मतलब आपको अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, या कोई छुरी वगैरह लगी या कोई डंडा वगैरह लग गया, ठीक है ना, ये फिज़िकल ट्रॉमा में आ जाता है। इसके बाद जो है ना कोई थर्मल ट्रॉमा आ गया, मतलब अगर बॉडी के किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ पड़ गया या किसी ठंडी चीज़ पे, यानी कि इसमें थर्मल में दोनों चीज़ें आएँगी। हार्ट भी आएगा और क्या कोल्ड भी आएगी। इसके बाद कोई ऑटो इम्यून जो है ना वो डिज़ीज़ हो गई। ठीक है ना। अगर हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है खुद ब खुद सेल को जो है ना वो डैमेज स्टार्ट करना कि सेल की डैमेज स्टार्ट करे, तो उस जगह पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है ना कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो और वो जो है ना सेल को जो है ना डैमेज स्टार्ट कर दे, तो इसके नतीजे में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। किसी भी ऑर्गन के अगर लास्ट में ITS दिया गया हो, ठीक है ना, ये आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के बिटवीन। बेसिकली हम इन टर्म्स को समझने में गलती कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। किसी भी ऑर्गन के आखिर में अगर ITS लगा हो तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे कि अगर हम देखें हेपेटाइटिस, ITS यानी कि ITS CS नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ना कि इन्फेक्शन ऑफ लिवर। ठीक है ना। दूसरी मेरे पास अगर मैं टर्म इख्तियार करूँ तो वो है अपेंडिसाइटिस, यानी कि ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, ना पे अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन। अब इन्फ्लेमेशन जो है ना वो इन्फेक्शन से हो सकती है, फिजिकल ट्रॉमा की वजह से होती है, किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। आपने इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि बॉडी जो है ना इन्फ्लेमेशन में करती क्या है। अगर किसी जगह पे डैमेज हुआ हो तो बॉडी जो है ना कैसे इन्फ्लेमेशन काज करती है, वहाँ पे जो है ना इसके कुछ साइन नज़र आते हैं हमें। उनको हम कहते हैं कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन जो है ना इंपॉर्टेंट साइन किसी भी चीज़ के जो होते हैं वो हमारे पास कार्डिनल साइंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो जगह वार्म हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेम बेसिकली ये वर्ड भी जलन से लिया गया है, तो वार्म वहाँ पे क्या होगी? जलन होगी। अगर हम वार को लैटिन में देखें तो इसका मतलब होता है कैलोर। कैलोर जो है ना लैटिन में इस वार्म को कहते हैं। कैलोर बेसिकली एनर्जी का, ये कैलोरी से लिया गया है, और कैलोरी क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। और एनर्जी क्या होती है? गर्म होती है, तो वहाँ पे क्या होगी? वार्म होगी। दूसरा वहाँ पे क्या होगा? रेडनेस होगी, जिसको हम लैटिन में रोबोर कहते हैं, या इसको हम एरिथमा भी कह सकते हैं।
एरिथ्रोसाइट यानी कि एरिथ्रो वो रेड होते हैं ना, तो इसको अरिथमा भी कह सकते हैं। तीसरा जो है ना वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा स्वेलिंग को जो है ना हम ट्यूमर कहते हैं इसके अंदर, लैटिन के अंदर। चौथा जो है ना मेरे पास क्या है, चौथा पेन होता है, ठीक है ना। अब पेन को लैटिन में हम कहते हैं डेलोर, ठीक है ना। अब ये वाले जो चार हैं, ये एक सेंटेंस था हमारे पास सेल्सियस, उसने जो है ना ये चार कार्डिनल साइन दिए थे इन्फ्लेमेशन के, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक और भी जो है ना वो इन्फ्लेमेशन का साइन है जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो पार्ट होते हैं या वहाँ पे जो सेल होते हैं उनका फंक्शन नॉर्मल से कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली जो है ना उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, जबकि क्या हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से जो है ना वो समझाता हूँ। आपको अगर किसी जो है ना वो किसने मच्छर वगैरह ने जो है ना अगर काट लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मच्छर ने जो है ना आपको इस जगह पे काट लिया है, तो वो जगह मच्छर के काटने से वो जगह क्या हो जाती है, सबसे पहले वार्म हो जाती है। इसके अलावा जो है ना वार्म के अलावा वो जगह वहाँ पे क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। जब रेड हो जाती है तो वहाँ पे आपको क्या होने महसूस हो लगता है, पेन महसूस जो है ना वो होता है। और इसके अलावा लास्ट जो लॉस ऑफ फंक्शन है ना, आप हाथ को जो है ना ओवरऑल ऐसे मूव नहीं कर सकते, यानी कि हाथ कंप्लीटली मूव नहीं हो सकता, उसका फंक्शन नॉर्मल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन थोड़ा सा उस बॉडी का या उस ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन की वजह से कम हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो है ना इन्फ्लेमेशन की टाइप्स है, हमारे पास दो तरह की होती है इन्फ्लेमेशन। एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरी क्या होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इन्फ्लेमेशन की, ये टाइम की बेस पे है। अगर जो है ना इन्फ्लेमेशन का ड्यूरेशन जो है ना वो शॉर्ट हो तो वो क्या होगी मेरे पास, एक्यूट होगी, और अगर लॉन्ग हो तो वो क्या होगी, क्रोनिक होगी। दूसरी, अगर जो इन्फ्लेमेशन है वो 2 वीक्स के अंदर ठीक हो जाए, मतलब इसका मतलब 2 वीक्स के अंदर अगर ठीक हो जाए तो वो क्या होगी, एक्यूट होगी। अगर 2 वीक से वो क्या होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, तो वो क्या होगी, क्रोनिक होगी। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 2 वीक्स के अंदर, यानी कि अगर आप कंसीडर करें कि 14 से 15 दिन के अगर वो ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा, आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया किसी भी पर्सन को, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर वो बैक्टीरिया ज़्यादा अरसे तक रहें, हमारे एल्विलाई को जो है ना वो ज़्यादा अरसे तक डैमेज करें, तो ये एक क्रोनिक सिचुएशन होगी। अगर वो बैक्टीरिया जो है ना कम अरसे तक रहे, मतलब एब्सोल्युटली 2 वीक्स के अंदर जो है ना वो हमारे एल्विलाई को डैमेज करें, फिर हम कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ करके या हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उन बैक्टीरिया को वीक कर दे और हमारी बॉडी जो है ना वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में आएगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन टाइप्स को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इन्फ्लेमेशन का कैसे होती है। अब मैकेनिज्म को देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म में दो जो है ना वो इवेंट्स आते हैं। एक हम देखते हैं कि हमारे जब किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है तो वेसल्स के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर, और दूसरा सेल के अंदर क्या चेंजेस आती हैं जिस जगह पे, यानी कि वेसल इवेंट्स को देखेंगे और दूसरा हम सेलुलर इवेंट्स को देखेंगे कि सेल के अंदर। आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो यही वेसल इवेंट्स या जिसको हम वेस्कुलर इवेंट्स कहते हैं ये होगा। कल इंशाल्लाह हम सेलुलर इवेंट्स को देखेंगे। अब जो वेसल इवेंट्स हैं इनमें वो तमाम वेसल आ जाती है, मतलब हमारे पास आर्टरीज होंगी, हमारे पास वेन्स होगी, हमारे पास जो है ना वो लिम्फेटिक वेसल भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और वेसल क्या है, वेसल ऐसी ट्यूब जिसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो करे। हम वेसल उस चीज़ को कंसीडर करते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करे, हालांकि ये डेफिनेशन गलत है। ऐसी चीज़ जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो करे तो उस चीज़ को हम क्या कंसीडर करते हैं, वेसल कहते हैं। अब वेसल की जो सिक्वेंस है वो कुछ यूँ है। सबसे पहले जो हार्ट होता है, हार्ट से हमारे पास क्या निकलती हैं, एओर्टा निकलता है। एओर्टा की डिवीजन से फिर क्या बनती हैं, आर्टरीज, आर्टरीज से फिर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल से फिर वीन्स, वीन से फिर वीना केवा, और देन किस में जो है ना वो हार्ट आ जाता है। ये हमारे पास है। अब हमने देखना है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है
तब आर्टरीज के अंदर क्या होता है, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, यानी कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, उस चीज़ को जो है ना हमने स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो कहता है कि जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन के खिलाफ वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वहाँ पे जो वेसल हैं अगर वो ऐसी हैं वेसल तो वो ऐसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं उस जगह पे सबसे पहले, ठीक है ना। ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। लेकिन वेजो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब, वेसल का सिकुड़ जाना, लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है, मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो इस वजह से इसको हम इसकी सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते, इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा इवेंट होता है वो होता है हमारे पास वेजो डायलेशन, ठीक है ना। अब वेजो डायलेशन का मतलब क्या है, वेसल का फैल जाना। मतलब अगर नॉर्मल वेसल ऐसे थी तो वो क्या हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। वेजो डायलेशन का मतलब है डायलिटेशन ऑफ वेसल, ठीक है ना। अब ये जो डायलिटेशन होती है ना, ये बेसिकली आर्ट्रियोल्स में होती है। किसके अंदर, आर्ट्रियोल जो है ना वो सबसे पहले क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब वेजो डायलेशन में क्या होता है, वेजो डायलेशन में जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वेजो डायलेशन के केस में, यानी कि ब्लड की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाता है, लेकिन जो ब्लड का फ्लो है या जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। जो बीपी है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो कम हो जाता है। यानी कि ब्लड जो है ना उसकी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा फ्लो कर रही होती है लेकिन जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। अब वेजो डायलेशन में बेसिकली होता क्या है, जब वेजो डायलेशन होती है तो इससे हमें दो कार्डिनल साइन नज़र आते हैं इन्फ्लेमेशन के। यानी कि जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई वहाँ पे हमें दो साइन नज़र आते हैं। सबसे पहले क्या, जब ज़्यादा ब्लड वहाँ पे जाएगा, जब ज़्यादा ब्लड की कंसंट्रेशन होगी इन्फ्लेमेशन वाली साइड पे, तो वो एरिया जो हमें है जो है ना वो रेड नज़र आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड क्या होता है, रेड होता है, मोस्टली जिसको हम कंसिडर करते हैं वो क्या होता है, रेड होता है। तो एक रेड नज़र आएगा, दूसरा जब ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ब्लड जो है ना हमारे पास वार्म हो जाता है, तो वो जगह हमें क्या नज़र आएगी, वार्म नज़र आएगी, ठीक है ना। तो वेजो जो डायलेशन है या जो वेजो डायलेटेशन है इससे हमें दो कार्डिनल साइन नज़र आते हैं। एक तो हमें वो एरिया रेड नज़र आएगा और दूसरा क्या आएगा, वार्म नज़र आएगा। अब तीसरी जो मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन में वो है इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ वेसल। यानी कि मेरे पास जो इन्फ्लेमेशन वाला केस है इसमें वैसे तो अगर हम देखें ब्लड वेसल जो है ना वो परमिएबल होती है, यानी कि मटेरियल्स को अपने अंदर आने की इजाज़त भी देती हैं और अपने से बाहर जाने की इजाज़त भी देती हैं। परमिएबिलिटी का मतलब होता है आर पार, ठीक है ना। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब ये ज़्यादा परमिएबल हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब अपने अंदर से फ्लूइड को जो बाहर जाने की इजाज़त जो है ना ये ज़्यादा दे देती हैं। क्यों ज़्यादा दे देती हैं, अब हमने इस चीज़ को देखना है। यानी कि हमने देखना है कि वेसल जो है ना वो परमिएबल ज़्यादा क्यों हो जाती है। मैं एक ही वेसल ड्रा कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्यों जो है ना। ये वेसल है, इसकी जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, एंडोथीलियम है। अब जो मटीरियल्स फ्लो करता है या जो परमिएबिलिटी ऑफ वेसल होती है वो इन स्पेसेस की वजह से होती है। एक ये स्पेस होगी एंडोथीलियम के बिटवीन जो है ना वो स्पेसेस होती हैं, एक ये स्पेस होगी और एक ये होगी। जब इन्फ्लेमेशन होती है तब इन्फ्लेमेशन वाली साइड से कुछ केमिकल रिलीज़ हो जाते हैं। जब केमिकल रिलीज़ हो जाते हैं तो जो ये वाली साइड्स हैं, ठीक है ना, ये वाली साइड्स हैं या ये जो गैप्स हैं एंडोथीलियम के बिटवीन, इनमें इजाफा हो जाता है, यानी कि ये ऐसे हो जाते हैं। एक एंडोथीलियम ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखें यहाँ पे पहले ये आपस में अटैच थे, अब यहाँ पे गैप में इजाफा हो गया। जब गैप में इजाफा हो गया है तो ज़्यादा फ्लूइड जो है ना वेसल से जो है ना सेल से ब्लड वेसल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, परमिएबिलिटी में इजाफा हो गया। या इसकी वजह और भी हो सकती है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इन एंडोथीलियम को डैमेज कर सकते हैं। जब डैमेज हो जाएंगे तब जो है ना फ्लूइड को बाहर जाने में कोई रुकावट नहीं होगी और फ्लूइड जो है ना वो सेल में जो है ना ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा। या इसकी वजह जो है ना हमारे पास मीडिएटर भी हो सकते हैं जो इन गैप में इजाफा कर सकते हैं। या एंडोथीलियम की जो डेथ है वो जो है ना उस काज की वजह से भी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा जो फोर्थ फेज़ है इन्फ्लेमेशन वो है स्टेसिस, यानी कि जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पे फ्लूइड वहाँ पे जो है ना ब्लड स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है।
अब फ्लूइड तो वो एंडोथेलियम के गैप्स की वजह से बह रहेगा, बाकी ब्लड जो है ना गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाने से ब्लड वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन जो है ना वो नज़र आती है, यानी कि वो जगह हमें रेड नज़र आती है।